तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान युवा पीढ़ी तकनीक को पसंद करने वाली युवा पीढ़ी है और इसे जो परंपरागत शैली के जो नेता होते हैं या जो राजनीति होती है वो कम पसंद आती है। इसके विपरीत 2003 जैसी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल यहाँ देखा गया, जबकि बिजली भी है, सड़क भी है, पानी भी ठीक ठाक है। जो बड़ी बात है कि मालवा को सत्ता की चाबी माना जाता है प्रदेश में। मालवा में जितनी सीटें आती, क्योंकि अब हम 2018 में चले जाएं तो किसान आंदोलन होने के बाद हमारे यहाँ 7-1 का रेशो था और उपचुनाव में 8-0 हो गया था। नमस्कार, मैं हूं आकाश चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हम एमपी तक के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं मंदसौर में। जानेंगे मंदसौर के पत्रकारों से, जो उच्च स्तरीय पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि मंदसौर में चुनावी हाल क्या रहा, क्या माहौल है और क्या कहती है पार्टियों का समीकरण। आइए जानते हैं मंदसौर में इस वक्त खड़े हैं और जानते हैं पत्रकारों से कि वो क्या कहते हैं। जो सीनियर लेवल के पत्रकार है वो चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। राणा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जो मंदसौर में चुनाव है, पूरे जिले की अगर बात की जाए तो कहाँ पे आप उसको सही तरीके से देखते हैं, कहाँ पे क्या रहा? देखिए, मंदसौर में इस बार पर शानदार चुनाव लड़ा गया है। वोट ऑफ परसेंटेज भी ठीक ठाक रहा है। 82-83% के लगभग चुनाव मंदसौर के चारों सीटों में हुआ है। लगभग चारों सीटों में एक जैसा मतदान, तो ये तय करता है कि जो भी रिजल्ट होगा वो चारों विधानसभा का लगभग एक आधा सीट ऊपर नीचे होगी, बाकी एक जैसा रिजल्ट आने की संभावना है। तो स्टेट लेवल पे आपके स्टेट लेवल पे जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो मतदान के आंकड़े देख रहे हैं, जो 2018 और 2013 के उनसे तुलना कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, मतदाताओं का रुझान की बात करें, तो कहीं ना कहीं अंडर करंट कांग्रेस का दिखाई देता है। और कांग्रेस जिस तरह कॉन्फिडेंस दिख रही है और मतदाताओं को जो रुझान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बनने की संभावना ज्यादा दिख रही है। मल्हारगढ़ सीट के बारे में बात करेंगे तो जगदीश देवड़ा वहां से खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीट तो बड़े जोरदार मुकाबला है, वहाँ त्रिकोणी मुकाबला है। पर त्रिकोणी मुकाबला में मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कांग्रेस के कमिटेड वोट हैं वो करीबन 50 से 60 हज़ार वोट हैं, तो वो वोट निर्दलीय को जाते ज़्यादा बनते नहीं। अगर 2-4-5 हज़ार बनेंगे तो 2-4-5 हज़ार बीजेपी के भी काटेगा निर्दलीय। तो इन ऑल ओवर जो वहाँ मुझे जहाँ तक लगता है प्रतिद्वंदिता जगदीश देवड़ा, मतलब भाजपा के जगदीश देवड़ा और कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया के बीच में है। तो ब्रजेश जी भी हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय चैनल के हैं। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो चुनाव है उनमें अब युवाओं की स्थिति और जो अभी नए मतदाता जुड़े हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? युवाओं की अगर स्थिति की आपने आकाश जी सवाल किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान युवा पीढ़ी तकनीक को पसंद करने वाली युवा पीढ़ी है और इसे जो परंपरागत शैली के जो नेता होते हैं या जो राजनीति होती है वो कम पसंद आती है। प्रैक्टिकल चीज़ों में युवा ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार युवाओं ने अपना, जो नए मतदाता हैं, उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर के अपनी सोच अपने वोट के माध्यम से अभिव्यक्त की है। मंदसौर में किन किन सीटों पे आप खास मतदान को लेकर आप विचारधारा? आकाश जी, हम जिस सरजमी पर खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। मंदसौर 2018 के चुनाव में मंदसौर की सरजमी से किसान आंदोलन का मुद्दा बना था और इस मुद्दे के आधार पर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी और उसकी सरकार बनी थी। वो बात अलग है कि 15 महीने बाद सरकार गिर गई, लेकिन जनता पर कहीं ना कहीं मंदसौर के क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन का असर पूरे प्रदेश में पड़ा था, लेकिन उस आंदोलन का प्रभाव यहाँ के चुनाव परिणामों पे नहीं पड़ा। ये एक बड़ी आश्चर्य वाली बात थी। लेकिन इस बार मैं परिणामों को लेकर ये कहना चाहूंगा, मंदसौर जिले की चारों सीटों को लेकर के यदि दो चीजें, बड़ा हुआ जो मतदान है, मैं सामान्यतया सब लोग जानते हैं कि 55 से 60% तक का मतदान यहाँ कांग्रेस को लाभ पहुंचाता आया है, 75% तक का मतदान बीजेपी को लाभ पहुंचाता है, लेकिन 80 से अधिक वाला जो मतदान है, ये जो जंप हुआ है, मंदसौर जिले में लगभग 54,000 महिलाओं के अधिक मत डाले गए हैं। यदि राष्ट्रवाद जैसी कोई मानसिकता मतदाता के मन में रही है, लाडली बहनाओं का जादू चला है, तो हम कह सकते हैं कि उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इसके विपरीत 2003 जैसी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल यहाँ देखा गया, जबकि बिजली भी है, सड़क भी है, पानी भी ठीक ठाक है। लोगों को तकलीफ क्या है? लोगों को तकलीफ इस बात की है कि बहुत लंबे समय से एक जैसी व्यवस्था चल रही है, एक जैसी पार्टी है, बिल्कुल जड़वादी व्यवस्थाएं हो गई हैं और वो परिवर्तन के मूड में है, चेंज के मूड में है।
आलोक जी, आप भी काफी वरिष्ठ हैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जो चुनाव है, वर्तमान चुनाव, जैसे मलारगढ़ सीट की यदि बात करें जी। तो मलारगढ़ सीट को लेकर आपके दिमाग में क्या चीज आती है? जो अभी जैसे तीन वहां पर एक नाव तीन लोग एक साथ उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखो, मलारगढ़ को लेके जो पहले जो सिनेरियो स्पष्ट हो रहा था, वो लग रहा था कि देवड़ा जी काफी आसानी से अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन पिछले चुनाव में उनपे मतलब श्यामलाल जोगचंद पे आरोप भी लगे थे कि इन्होंने देवड़ा जी को खूब ज्यादा सपोर्ट किया। और इस बार जब श्यामलाल जोगचंद जो कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय खड़े हुए, तो उसके साथ जो भिड़ गई, उससे लगा है कि कुछ चुनाव में जो कुछ न कुछ जो ऊपर नीचे होगी, वो श्यामलाल जोगचंद को मिलने वाले वोटों के ऊपर होगी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि श्यामलाल जोगचंद को बेनिफिट मिलेगा? नहीं, श्यामलाल जोगचंद को बेनिफिट नहीं मिलेगा। श्यामलाल जोगचंद या तो देवड़ा जी को बेनिफिट पहुंचाएंगे या परशुराम सिसोदिया को बेनिफिट पहुंचाएंगे, और इसमें मुझे संभावना परशुराम सिसोदिया को बेनिफिट पहुंचाने की ज्यादा लगती है। ठीक है। महावीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी यहाँ के हैं, काफी पुराने, तो आप जो चुनावी सिनेरियो है, भानपुरा, आपका गरोट है, सुवासरा, मंदसौर और मलारगढ़, क्या सोचते हैं युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, और महिलाओं का क्या क्या मानेंगे आप इस बार? आकाश जी, जो पूरे प्रदेश में जैसा कहा जा रहा है कि लाडली लक्ष्मी का जादू इस बार बीजेपी के प्लस में गया है, और बीजेपी उसी को लेकर आश्वस्त है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन मंदसौर जिले की ऑल ओवर बात करें तो 1 पॉइंट कुछ % ऊपर वोट महिलाओं का बढ़ा है। पहले 2018 में 79 मतलब 80 के करीब मतदान हुआ था, और इस बार 81% के करीबन मतदान महिलाओं का हुआ है। मतलब 1% से कुछ ऊपर वोट पूरे जिले में महिलाओं का बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल इतना सा परसेंटेज वोट बढ़ना बीजेपी के लिए प्लस हो सकता, क्योंकि इसमें एंटी इनकम्बेंसी, जैसे मेरे अभी वरिष्ठ साथियों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है, प्लस परिवर्तन चाह रहे थे लोग, लंबे समय से एक ही व्यवस्था देखते आ रहे थे, लोगों में परिवर्तन का वो था। प्लस जैसे अभी ब्रजेश जी ने कहा कि विकास एक बड़ा, तो निश्चित तौर पर सड़कें, डेवलपमेंट, इसमें तो हम नहीं कह सकते कि कहीं कोई कमी रही है। निश्चित तौर पर विकास तो हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो बड़ी बात है कि मालवा को सत्ता की चाबी माना जाता है प्रदेश में। मालवा में जितनी सीटें आती, क्योंकि अब हम 2018 में चले जाएं तो किसान आंदोलन होने के बाद हमारे यहाँ 7-1 का रेशो था, और उपचुनाव में 8-0 हो गया था। जब सत्ता 15 महीने की सत्ता कमलनाथ जी की गई, तब 8-0 इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र का रेशो था। पहले 7-1 था, लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी और उपचुनाव हुए तो 8-0 हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन होगा, चाहे वो परिवर्तन की गुंजाइश ज्यादा है। परिवर्तन की गुंजाइश निश्चित तौर पर ज्यादा है, बिल्कुल इसको माना जाता है। लेकिन युवाओं ने भी दिल खोल के वोट किया, जो नए वोटर थे वो किस तरफ गए हैं, लाडली लक्ष्मी का कितना जादू चला है, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी कहा जाना ठीक नहीं। अजय जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जो मल्हारगढ़ सीट को मेनली हम लोग देख रहे हैं, मल्हारगढ़ सीट पर आपको क्या नया लगता है, या किस पैटर्न पे आप सोचते हैं कि जो वोटिंग हुई है उसका रेशो क्या रहा होगा, या जो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? प्लस सबसे बड़ी बात, जो युवाओं ने जो वोटिंग की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं ने तो इस बार बहुत वोटिंग की है, क्योंकि लंबे समय से जो प्लान चल रहे स्वीप के कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। युवाओं को बताया जाता है कि आपका वोट सत्ता में कितना महत्वपूर्ण होता है। रही बात मल्हारगढ़ की, आपने जो पूछी, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्यामलाल जोगचंद जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वहां से कांग्रेस के बागी बनकर, तो श्यामलाल जोगचंद अगर 50,000 वोट लाते हैं, जैसा कि लोग वहां बता रहे हैं कि 50,000 60,000 वोट लाते हैं, और ऐसी भी सूचना आई थी कि चलते चुनाव में जो कांग्रेस के लोग थे उनके पास ये मैसेज गए थे कि श्यामलाल जोगचंद जो कि कांग्रेस से ही बागी होकर लड़े हैं, और अगर ये जीते हैं तो इनका जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिलेगा, और इसको लेकर के ही श्यामलाल जोगचंद को ज्यादा वोट मिले, जो कि चुनाव में और चुनाव के बाद जो माहौल हमने देखा उससे लगता है। तो अगर श्यामलाल जोगचंद बहुत ज्यादा वोट लाते हैं तो वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता है तो जगदीश देवड़ा, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस में पिछले चुनाव में वहां से 88,000 के आसपास कांग्रेस को वोट मिले थे, और 1 लाख वोट जगदीश देवड़ा को मिले थे, और वहां पे पिछले चुनाव में निर्दलीय नहीं था। अगर श्यामलाल जोगचंद यहाँ से 50,000 वोट लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें से 30,000 वोट कांग्रेस के ही होंगे, क्योंकि माहौल जो बना था वो ये बना था कि अगर श्यामलाल जोगचंद चुनाव जीतते हैं तो वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे, और इसी को लेकर के श्यामलाल जोगचंद का वोट बैंक बढ़ा है, और ये सीधा सीधा जगदीश देवड़ा को फायदा पहुंचा था, वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा। और राणा जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा मैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है, जो पिछले 2018 में वोटिंग किस तरह की थी और 2023 में आप वोटिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मंदसौर जिले की बात करें तो चारों विधानसभाओं में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो 1.5 से 2.5% के लिए बढ़ा है। यूँ तो महिलाओं का 1.09% बढ़ा है। तो कुल मिला के अगर परंपराओं की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो 4% से ज़्यादा अगर वोट होता है
तो सत्ता में बदलाव आता है। लेकिन 1.5 से 2% अगर वोट बढ़ता है तो उसमें कोई ज़्यादा असर होता नहीं है। दूसरा ये कि अंडर करंट की बात है, अंडर करंट कितना असर करेगा? अगर अंडर करंट की बात करें तो युवा मतदाता निश्चित रूप से नई सरकार के बनाने की पहल कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि युवा फैक्टर मोदी से कभी प्रभावित है। तो ऐसी परिस्थितियों में 50-50 करके तो युवा मतदाताओं में कुछ, अगर मोदी को अगर ज़्यादा पसंद करेंगे तो युवा मतदाताओं का रुझान बीजेपी की तरफ है। लेकिन अंडर करंट की बात करेंगे तो महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है, पुरुषों का वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, वो निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर जाए। सर एक बात बताइए, 2023 में और 2018 का जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 2018 में और 2023 में अंतर ये है कि वोटर परसेंटेज 2.5% बढ़ना मतलब कोई ना कोई कुछ जागरूकता तो लाना, लेकिन इसके पीछे ये भी देखिए 4,000 ज़्यादा जो 45,000 से ज़्यादा मतदाता युवा हैं, और 18 से 39 वर्ष की उम्र की मतदाताओं की बात करें तो वो उनका वोट परसेंटेज 45 से 52% के बीच में है। तो जो भी तय होगा वो युवा मतदाता तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। सर आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो युवा मतदाता है उनका आप रोल क्या देखते हैं इस पूरे इलेक्शन को लेकर? मैं राणा जी की एक बात से सहमत हूं। युवा मतदाता मोदी से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन व्यवस्थाओं से आक्रोशित भी है। युवाओं का एक बड़ा प्रतिशत कर्मचारी वर्ग भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्मचारी वर्ग में सरकार को लेकर बहुत नाराजगी है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी वर्ग में बड़ी असुरक्षित स्थिति महसूस की जा रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो 2003 में जो कर्मचारियों में सरकार विरोधी माहौल था, वो माहौल 2023 में हम महसूस कर रहे हैं, और उसमें बड़ा फैक्टर पुरानी पेंशन योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि सरकार द्वारा मुखरता से कहा गया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल में लागू हो चुकी है और कर्नाटक में इसी वजह से कांग्रेस आई है। आलोक जी आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि जो 2018 और 23 का जो चुनाव रहा है इसमें क्या डिफरेंस आप मानते हैं? देखो 2018 और 23 में 2018 के चुनाव में हम देखते थे कि सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, फिर भी कांग्रेस जो एक बॉर्डर पे आ गई थी, दोनों पार्टियां बॉर्डर पे आई थी। लेकिन इस बार जो है स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा कुछ चेहरों के प्रति जो विरोध दिख रहा है, लोग चेहरों देख देख के बोर हो गए। मतलब जो विरोध ज्यादा है लोगों में, पार्टी के प्रति इतना विरोध नहीं जितना चेहरों के प्रति विरोध दिखा है इसकी। तो नरेंद्र जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी तक जो चुनाव देखे, जो मल्हारगढ़ सीट जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मल्हारगढ़ सीट जब से अस्तित्व में आई 2008 से लगा करके अभी तक वहां पर भाजपा काबिज है। वहां पर जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री जो है वो काबिज है। उन्होंने पहले श्यामलाल जोगचंद को हराया, फिर परशुराम को भी हराया। लेकिन इस बार जो है वहां पर कांग्रेस टक्कर में नहीं है, वहां पर निर्दलीय सीधे टक्कर में है। और निर्दलीय के साथ में जो सिंपैथी है कि उसको टिकट नहीं मिला, एक तो वो लोग है, दूसरा उसका जो जनसंपर्क था उसमें ज्यादा भीड़ देखी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अभी मेरे वरिष्ठ ने बताया अभी कि इस चुनाव में फैक्टर जो है युवा मतदाताओं का और महिला मतदाताओं का सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो तय करेगा कि उन्होंने वोट किस तरफ किया। केवल भीड़ ये तय नहीं कर पाती है कि वो वोट में तब्दील होगी कि नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चूक करी, उसका खामियाजा कांग्रेस को तो जरूर भुगतना पड़ेगा वहां पर, ये देखने को आया। अजय आपसे पूछना चाहूंगा कि जो युवाओं का रोल रहा है, और आपको क्या लगा अभी जो चुनाव है एक्चुअली युवाओं के मुद्दे पे ज्यादा लड़ा जा रहा है, जो भी चल रहा है, तो युवाओं की संख्या है वो भी काफी ज्यादा है। देखिए तो युवाओं को लेके एक लाइन में आप क्या बात करें? देखिए, जो युवा 30 साल का है वो लगभग 20 साल से बीजेपी की सरकार देख रहा है। जो युवा 18 साल या पहली बार वोट दे रहा है वो पैदा हुआ जब से बीजेपी की सरकार देख रहा है। तो वो यही सरकार देख रहा है और वो कांग्रेस को सिर्फ सुनता आ रहा है कि ये था वो था वो था। तो ये बात तय है कि युवाओं के हाथ में भी आज की तारीख में मोबाइल है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग परसेंट तो बढ़ा है, लेकिन आज का युवा पहले जैसी सोच नहीं रखता है। जिस मतलब आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सभा में एक ऐसा बयान आया था उनके जिला अध्यक्ष की तरफ से कि फारूक की जब में अगर पिस्तौल रख दें तो फारूक किससे नहीं डरेगा। उस बयान का कोई विशेष असर दिखा नहीं गया, जबकि 5 साल पहले अगर ऐसे बयान आते थे तो प्रदेश लेवल तक हाईलाइट होते थे। तो ये कारण ये रहा है कि युवाओं ने ऐसे बयानों को शायद, और एक चीज और आपने बहुत अच्छी पूछी थी कि 2018 और 2023 के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर तो वही है कि जो आलोक जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी पहले के मुकाबले ज्यादा थी। एक बहुत बड़ा अंतर ये कि
ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका इस क्षेत्र में दबदबा माना जाता है, वो पार्टी बदल के बीजेपी में गए, बावजूद उसके बीजेपी इधर इतनी मजबूत नहीं लग रही है। और कांग्रेस छोड़ के गए तो कांग्रेस भी यहाँ पर उतनी ज्यादा कमजोर नहीं लग रही है उनके छोड़ने के बाद। तो ये फैक्टर तो यहाँ पे रहा नहीं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 5 साल पहले जो स्थितियां थी बीजेपी के लिए, उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति इस चुनाव में कम से कम इस क्षेत्र में आने वाली है। और जिस तरह से महावीर ने कहा था कि 8 की 8 सीटें बीजेपी अक्सर यहाँ से जीतती आई है, 7-8 इस बार ऐसा नहीं दिखता जमीन पे। लगभग ऐसा लगता है कि 4 सीटें बीजेपी और 4 सीटें कांग्रेस, अगर एक आध निर्दलीय ऊपर नीचे होता तो लगभग यहाँ। महावीर जी, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि जो बात चल रही है कि जो वोटिंग रेशियो है या वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें एक लंबा उछाल देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, उसके पीछे बड़ी चीज क्या मानते हैं? उसके पीछे प्रशासन का लगातार मतदाताओं को जागरूक करना, स्वीप अभियान और ऐसे अभियान चलाना, सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार वोटरों से अपील करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ये एक बड़ा कारण है। ये एक बड़ा कारण है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का। ये एक बड़ा कारण है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का। तो ये देखा आपने कि जो मंदसौर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों की बात सुनी आपने, और हमने जाना कि जो मंदसौर जिले की 4 सीटें हैं जिनमें गरोट, सुवासरा, मंदसौर और मल्हारगढ़ सीट आती है, वो क्या अपना रुख रखती है, और आने वाली 3 तारीख तक सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।